50 साल पुराना अस्पताल, जो कि एक छोटा सा अस्पताल था जिसमें मरीजों का इलाज किया जाता था। इस अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर साहब और उनकी बीवी दोनों ही अस्पताल को चलाते थे। आगे दुकानें थी जिसमें मरीजों को देखा जाता था और पीछे की ओर रहने के लिए कमरे बने हुए थे जिसमें दोस्तर साहब की फैमिली रह सके। 20 साल पहले इतने डॉक्टर हुआ नहीं करते थे और न ही क्लिनिक होते थे, इसलिए बहुत दूर दूर से मरीज इस छोटे से अस्पताल में आया करते थे। यह अस्पताल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। इसकी वजह यहाँ पर अच्छा इलाज किया जाता था। जो डॉक्टर इस अस्पताल में बैठा करते थे वो बहुत टैलेंटेड डॉक्टर थे। मरीजों को ज्यादातर ठीक किया जाता था। डॉक्टर साहब की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। पूरे इलाके में इन डॉक्टर साहब का नाम हो चुका था, जिनकी उम्र 45 साल होगी। डॉक्टर साहब के 3 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा M.P.S की पढ़ाई करने बाहर गया हुआ था और 2 बेटे पहले से शहर में अपना क्लिनिक चला रहे थे। डॉक्टर साहब और उनकी की बीबी, सिर्फ 2 लोग ही अस्पताल की देखरेख वहीं पर दोनों लोग रहा करते थे। कुछ मरीज ऐसे आ जाते थे जो अस्पताल तक पहुंचते तक दम तोड़ जाते थे, या किसी महिला के बच्चा होने वाला होता था तो किसी कारण उनकी मौत हो जाती थी। इतने लोगों के मरने के बाद यह अस्पताल शापित हो चुका था। डॉक्टर साहब ने न तो यहाँ हवन करवाया न ही पूजा पद, जो कि यहाँ की शुद्धिकरण हो सके, और अस्पताल आत्माओं के साए में रहने लगा। मेरा घर भी अस्पताल से मिला हुआ था, इसलिए मैं इस अस्पताल की पहेली को जानता था कि अस्पताल में क्या क्या होता है। इस अस्पताल में रात के वक्त किले ठुकने जैसी आवाजें आती, यही जैसे कोई दीवार पर किले ठोक रहा हो। जब जाकर देखा जाता था तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। झन झन जैसी भी आवाजें आती थी। इस अस्पताल में एक कमरा कई सालों से बंद पड़ा था, जो किसी कारण से खोला नहीं गया था। शायद वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते थे, इस कारण शायद यह कमरा खोला नहीं गया था। एक बार हम सो रहे थे तो अस्पताल के पीछे से घुंघरू की आवाजें आ रही थी। मैं डर गया था कि यह किसी आवाजें आ रही है। डर की वजह से मैं नहीं उठ पाया और यह आवाजें सुनता रहा। 20 मिनट तक ये आवाजें आती रही और चुपचाप होकर सो गया। डॉक्टर साहब इस अस्पताल में अपनी बीबी के साथ अकेले ही रहा करते थे। अचानक डॉक्टर साहब की बीबी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर साहब अपनी बीबी का इलाज अपने ही अस्पताल में करने लगे और कई महीनों तक इलाज किया, लेकिन उनकी बीबी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साहब की बीबी का शरीर पीला पड़ चुका था। आपातकालीन परिस्थिति में उनको दिल्ली रेफर करना पड़ा, जहां 2-3 महीने में उनकी तबीयत ठीक हो गई और अपने बड़े बेटे के यहाँ शहर में रहने लगी। लेकिन दोबारा इस अस्पताल वापस नहीं आना चाहती थी, तो वो अपने बेटे यहाँ ही रहती रही। डॉक्टर साहब अकेले ही अस्पताल को चलाते रहे। वह रात को भी अकेले सोते थे। कई बार उनके साथ कई घटनाएं हुई जो अपनी मुँह जुबानी मेरे पापा को बताने लगे। मेरी उम्र लगभग 13-14 होगी। मैं वहीं पर खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शाम होते ही 7 से 8 बजे के बाद टॉयलेट का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता था। डॉक्टर साहब को कई बार ऐसा लगा कि कोई अंदर मरीज होगा। कई बार ऐसा पर डॉक्टर साहब ने चेक किया कि कोई अंदर है या नहीं। डॉक्टर साहब ने आवाज दी कि कौन है अंदर, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोल रहा था। डॉक्टर साहब ने टॉर्च जलाकर नीचे की ओर देखा तो वहाँ था। टॉयलेट का दरवाजा खूब हिलाकर खोला गया। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन डॉक्टर साहब को यह यकीन हो गया था यहाँ कुछ न कुछ है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर साहब की तबीयत खराब होने लगी। ठीक उसी तरह तबीयत खराब होने लगी जैसे डॉक्टर साहब की बीबी की हुई थी। डॉक्टर साहब का शरीर भी पीला पड़ रहा था।
जब ज्यादा हालत खराब होने लगी तो डॉक्टर साहब के बेटे ने अपने पिता को बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। मैंने खुद डॉक्टर साहब को एम्बुलेंस में जाते हुआ देखा था। उनकी हालत इतनी नाजुक हो चुकी थी, उनके बचने का न के बराबर रास्ता था। लेकिन अपने अस्पताल से दूर जब डॉक्टर साहब गए तो उनकी तबीयत में सुधार होना चालू हो गया था। डॉक्टर साहब जब पूरे तरीके से स्वस्थ हो गए उसके वह अपने बड़े बेटे के यहाँ शहर में रहने लगे थे, जहाँ पहले से उनकी बीबी रह रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब फिर दोबारा अस्पताल की तरफ को नहीं आते थे। साल 6 महीने में सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए दिन में फिर चले जाते थे। 2 साल बाद डॉक्टर साहब की बीबी का देहांत हो गया था। डॉक्टर साहब इस अस्पताल से दूर रहकर 6-7 साल जिए। फिर डॉक्टर साहब का वह देहांत हो गया। अस्पताल का चार्ज छोटे बेटे ने ले लिया, वह भी शहर में रहा करते थे। अस्पताल चलने के लिए शहर से गांव में आते थे और शाम को शहर चले जाया करते थे। अस्पताल में कोई भी नहीं रहता था। अस्पताल की देखभाल के लिए रात को चौकीदार रख लेते हैं। जैसे चौकीदार अस्पताल के अंदर सोया होता है तो रात के 1 बजे के समय लैंडलाइन पर रिंग आने लगती है। चौकीदार टेलीफोन को उठाने ही जाता है, इतने में टेलीफोन की रिंग बजना बंद हो जाती थी। चौकीदार टेलीफोन की घंटी से परेशान हो जाता है और टेलीफोन में लगे वायर को टेलीफोन से हटा देता है। 15 मिनट के बाद फिर से टेलीफोन पर घंटी बजना चालू हो जाता। जब चौकीदार घंटी बजते हुए देखता तो उसके होश उड़ जाते हैं। अस्पताल से निकलकर भाग जाता है। फिर दोबारा चौकीदार इस अस्पताल की तरफ नहीं भटकता है। डॉक्टर साहब के बेटे को रात में रखवाली करने के लिए कोई न कोई तो यहाँ रहना चाहिए, तो पूरे अस्पताल की सफाई कराई जाती है। जो सालों से कमरा बंद था उसे खोला जाता है। इतना अंधेरा था इस कमरे में, इस कमरे को देखकर डर लग रहा था। रात तो दूर है, दिन में जाने में आदमी डर जाए। पूरे अस्पताल की सफाई हो जाने के बाद कमरों को किराए पर दे देते हैं। किराए पर रहने के लिए हाई स्कूल के लड़के एग्जाम देने के लिए कमरा किराए पर लिया था। वह 4 लड़के थे। उन लड़कों से मेरी जान पहचान हो गई थी। वह कभी पेपर नहीं होता तो मनोरंजन करने के लिए फिल्म देखा करते थे। चारों को ये अभ्यास हो चुका था कि इस जगह कुछ तो है। लेकिन चारों रात के समय में कमरे से काम ही निकलते थे। एक बार मुझे शाम के समय में फिल्म दिखाने को बुलाते हैं। वो सब ऊपर वाले कमरे में थे और नीचे टेंट एक नल था। नल के बराबर में सीढ़ियाँ थी जिससे ऊपर जाया जा सके। मैं 8 बजे के समय नल के बराबर से गुजरा। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो मुझे नल चलने की आवाज सुनाई दी। जब पलट कर देखा तो होश उड़ गए, वहाँ पर कोई नहीं था। जल्दी जल्दी भागकर ऊपर पहुँचा। मुझे नजारा लगा कि जैसे कोई भूत प्रेत नल को चला रहा था। मैं डर गया। मैंने फिल्म नहीं देखी, सीधा घर को चला आया। लड़कों के पेपर खत्म हो गए और वह अपने अपने घर चले गए। फिर और कोई इन कमरों में किराए पर नहीं रहा।